नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मित्रों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बाल विकास का ग्रेड 2 का ओल्ड वीडियो या ओल्ड पेपर। इसको ज़रूर देखें, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करें क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से ग्रेड 3 में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इनको देखें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि कोई से क्वेश्चन से रिपीटेड हो सकता है। फिलहाल ये पेपर है जो 21 फरवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर है। तो देखते हैं इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप से आए थे, कितने इजी थे, कितने टफ थे। लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत ही बाल विकास का मिडवेयर बना था, मतलब कि इजी भी था, टफ भी था। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को क्या कहा जाता है। जो कविता होती है ना, उसको याद करने में प्रयुक्त विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बड़े पैमाने पर अधिगम, ऑप्शन बी है वितरित शिक्षा, ऑप्शन सी है क्रमिक संस्मरण और ऑप्शन डी है युग्मित सहयोगी अधिगम। युग्मित सहयोगी अधिगम। आंसर जल्दी से कमेंट करते चलिएगा। इसका बेटा जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक संस्मरण, सीरियल मेमोराइजेशन कहते हैं, क्रमिक संस्मरण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सापेक्षवादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है। जो भाषा है वो सापेक्षवादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन द लैंग्वेज रिलेटिविस्ट हाइपोथेसिस आर्ग्यू दैट। ऑप्शन ए, भाषा बोध को निर्धारित करती है, भाषा विचार को निर्धारित करती है, भाषा स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है, या भाषा विचार को प्रभावित करती है। बेटा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। थोड़ा वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि पानी बहुत तेज़ गिर रहा है, इसलिए तो उसको आप अवॉइड करें। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा विचार को निर्धारित करती है। भाषा क्या करती है मित्रों, विचार को निर्धारित करती है। भाषा क्या करती है, विचार को निर्धारित करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक माँ को अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहे हैं। राज को अपोजिशनल डिफेंड ऑर्डर डिसऑर्डर है और निम्नलिखित में से इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सख्त परवरिश, डिटेंशन मतलब विरोध, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, और ऑप्शन डी है सजा। एक माँ है जो अपने बेटे से कोई भी प्रॉब्लम में एक तरीके से उसके निपटना चाहती है और आप व्यवहार कार्यक्रम बना रहे हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर। बेटा इसका जो राइट आंसर वो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है, याद रखिएगा, यही वो कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह खाली स्थान प्रदर्शित करेगा। An individual who is lacking in achievement motivation would exhibits का कहलाएगा आत्मआश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद, या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण। एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह खाली स्थान प्रदर्शित करेगा, जिसमें मोटिवेशनल थोड़ा सा कम है। इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, निराशावादी। क्या कहलाएगा, निराशावादी। या देखो, जिसमें मोटिवेशन की कमी होती है ना वो हमेशा निराशावादी बातें करता है, वो एक निगेटिविटी थॉट्स ही बात करता है कि अरे दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में ये है वो है ये। तो ये जो नज़रिया है वो एक्चुअली निराशावादी नज़रिया है। और कुछ लोग हमेशा से ही आप देखना मोटिवेशनल्स बातें करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो उनका जो है उनका दृष्टिकोण वो सकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में योजना को खालिस्तान के द्वारा पालन किया जाता है। सारग्रस्त कथन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन और आकलन। यह हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कार्यान्वयन। तो समावेशी, समावेशी शिक्षा मतलब जहाँ पर हम मंद बुद्धि, पिछड़े, विकलांग, सभी प्रकार, होशियार, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा के शिक्षा देते हैं, उसको ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसमें जो कार्यान्वयन के द्वारा पालन किया जाता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम इस वर्ष में लागू किया गया था? 2010, 2008, 2011, 2009। ये क्वेश्चंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम आरटी की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और ये हर बच्चे को पता है 2009 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, आरटी 2009 पढ़ते हैं, एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं, तो ये याद रखना, ये 2005 है एनसीएफ, या आरटी 2009 है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और कौशल आधारित परीक्षण। जैक गणित में कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? यह हम जैक की बात कर रहे हैं। बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और कौशल आधारित परीक्षण। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उपलब्धि परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट लेंगे हम उसका, तो याद रखिएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये गणित में एक कमजोर है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण अलग चीज होती है, वो हम गणित के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था? स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक या फिर अनुबंधित उद्दीपक? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा स्वाभाविक उद्दीपक। वो लार का टपकना क्या था? वो था स्वाभाविक उद्दीपक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण की कितने युग्म दिखाए? 16, 32, 14 या 22? ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है। देखो, सबसे पहले हम बताएं आरवी कैटल। आरवी कैटल को याद करने की ट्रिक है, कैटल से याद कर लो कटहल जो तुम खाते हो। अब जो कटहल होता है वो अंदर से क्या होगा? द्रव रहेगा उसमें, कहीं ना कहीं हम जब काटते हो और देखो उसमें से निकलता है मिल्क, और बाहर से कठोर होता है। तो एक तो पहले याद कर लो ठोस और द्रव, द्रव या ठोस याद कर लो। दूसरा ये क्या होता है? ये प्रतिकारक फल होता है, विशेष फल होता है, तो प्रतिकारक का सिद्धांत। या तो ठोस द्रव याद कर लो या द्रव ठोस याद कर लो, और दूसरा होता है ये एक विशेष फल, तो प्रतिकारक का सिद्धांत। तो आरवी जो कैटल थे उन्होंने 16 सील गुण दिए थे। कितने सील गुण दिए थे? 16 सील गुण दिए थे, याद रखना। और 14 दिए थे मैकडूगल ने। ये 14 भी ऑप्शन दिया, बता दूं ये 14 होते संवेग। संवेग 14 होते जो आरवी कैटल ने दिए, सॉरी जो कि मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, 14 संवेग मैकडूगल के और 16 सील गुण कैटल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पात्रता परीक्षण में किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है? ये जो पेपर आप देते हो ना संविदा का, वो कैसा है? अभियोग्यता है, सृजनशीलता है, बुद्धि है या व्यक्तित्व है? ये होती है तुम्हारी अभियोग्यता, एप्टीट्यूड। तुम बस बताना चाह रहे हो कि इतनी जो भीड़ है, इस भीड़ में से मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये नौकरी पा सकता हूँ। ये अभियोग्यता कहलाती है, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है? अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी या खाने की आदत? अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी या खाने की आदत? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा पुरानी बीमारी। जो आपकी जो इलनेस है, पुरानी बीमारी, वो सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। कई बच्चे बहुत लंबे समय तक बीमार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उनके क्या होता है, जो
जो सोशल लाइफ है उस पर ज़रूर पड़ता है। वो क्योंकि लोगों से मिल नहीं पाते, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना होने के कारण वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिससे जो आपसी संबंध होते हैं ना बच्चों के समाज के साथ, वो बिगड़ जाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित हैं। विद्यार्थी को स्वायत्तता, बहुविषयक दृष्टिकोण, शिक्षक की निगरानी और लचीली प्रक्रिया का। इसमें बताना है खालिस्तान के अलावा, मतलब एक को छोड़ के सभी सम्मिलित है, वह कौन सा छोड़ना है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षक की निगरानी। तो अधिगम के अनुकूलन वातावरण में शिक्षक की निगरानी के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या है। शिक्षार्थियों को स्वायत्तता है, बहुविषयक दृष्टिकोण है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है और लचीली प्रक्रिया भी, फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच लो ऐसे ऐसे पेपर आए थे ग्रेड 2 में, फिर भी लोगों के मार्क्स 130 प्लस तक आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटे इकाई को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ अर्थ की बात कर रहे हैं। स्वनिम जिसको फोनीम बोलते हैं, वाक्य विन्यास सिंटैक्स, शब्द जिसको वर्ड बोलते हैं और रूपिम जिसको मार्फिम बोलते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थ दर्शाने वाली छोटी इकाई की बात कर रहे हैं। उसका जो राइट आंसर वो होता है रूपिम मॉर्फिम। तो याद कर लो, किसी भी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई, अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई रूपिम या मॉर्फीम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। कौन सी प्रेरणा को? आंतरिक। शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करता है। शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देता है और शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम शर्तें प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर तो दिख ही रहा है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विकल्प देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी पुनः प्राप्ति, ऑप्शन सी है इनकोडिंग और ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेरणा। ये कहीं भी स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता, लेकिन स्टोरेज होता है, रिट्रीवल होता है, पुनः प्राप्ति और इनकोडिंग होता है। ये प्रेरणा नहीं होता, मोटिवेशन कहीं भी स्मृति में। ठीक है, ये स्मृति हम बात है स्टोरेज वाली मेमोरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है कक्षाएं, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है शिक्षक और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाठ्यक्रम। याद करिए क्या होगा? पाठ्यक्रम। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है, तो पाठ्यक्रम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकेंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है। हम क्या करते हैं, दिमाग में जो अनावश्यक चीजें होती हैं उनको भूल जाते हैं। दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति या फिर लघुकालीन स्मृति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर वो लघुकालीन स्मृति। देखिए अपना दिमाग क्या करता है, हम दिन भर में इतने सारे काम करते हैं लेकिन हर बातें याद नहीं रहती, किसी विशेष बातें जो होती है वही याद रहती है, बाकी जो चीज़ें होती है 15 से 25 सेकंड में हम भूल जाते हैं और सही भी होता है। ये होती लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप देखोगे सुबह की बात शाम को भी याद करोगे कि मैंने 1:10 पर क्या बात की थी, तो भूल जाते हैं आप ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु खालिस्तान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने या फिर 6 महीने। तो उसका बेटा जो राइट आंसर है वो होगा 6 महीने। याद रखना। तो शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना और शर्माना विकसित करते हैं। 6 महीने तक, लगभग आधा साल तक बच्चा का करता है, अजनबियों को देख के थोड़ा सा झिझकता है, शर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक विधि इस प्रकार की होती है।
उदाहरण से दृष्टांतों की ओर, कानून और नियमों से अवलोकन की ओर, सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर, अवलोकन से उदाहरण की ओर। यहाँ हम निगमन विधि की बात कर रहे हैं, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानून और नियमों से अवलोकन की ओर। याद रखना, कानून और नियमों से अवलोकन की ओर। तो निगमनात्मक में नियम से चलेंगे, पहले क्या आएगा नियम, और आगमनात्मक हम उदाहरण से चलेंगे। तो ये जो पहला लिखा है वो आगमन विधि है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये नियम वाला अवलोकन विधि, सॉरी निगमन विधि है। तो आगमन में उदाहरण से चलेंगे और निगमन में हम चलेंगे नियम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रेम, सुरक्षा, मातृत्व या ममता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ममता, मतलब कि अच्छे अटैचमेंट। तो आप देखोगे कोई चाहे प्राणी की बात करो या पशु हो, माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन होता है, वो होता है ममता, वो होता है अटैचमेंट का। मातृत्व नहीं होता, वो होता है किसका? ममता या अटैचमेंट का बंधन होता है, याद रखिए। और सबसे पहले बच्चा माँ वर्ड ही बोलता है जन्म के बाद, जो व्यंजन वर्ड। तो पेपर में आता है कि बच्चा जन्म के बाद कौन सा वर्ड बोलता है, स्वर या व्यंजन? तो व्यंजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक में नेगेटिव करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि लब्धि का नेविगेट, सॉरी मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश। नेविगेट मतलब आप जब मैप देखोगे ना, तो मैप में ऐसा बना आता है, जब आप गूगल मैप में कुछ डालते हो तो वो जो नेविगेशन कहलाता है, बताता है आपको रूट कहलाता है, वही नेविगेशन कहलाता है कि आपको यहाँ जाना है, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना। तो ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग, मतलब आप जा रहे हो और आपको रोड याद रहेगी, आपको सिग्नल्स याद रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, ये नेविगेट करना कहलाता है। ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता है, स्थानिक बुद्धि है, या प्रकृतिवाद? देखते ही से आंसर बता दोगे इसका। तो ये बुद्धि कहलाती है स्थानिक। तो भाई साहब याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले कि आप एक पहाड़ पर जा रहे हो या आप कहीं घूम गए हो और वहाँ से आ रहे, ये सब स्थानिक बुद्धि, वो स्थान विशेष की बुद्धि क्या होगी? स्थानिक बुद्धि होगी। स्पेटियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं जिसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। विकास, वृद्धि, गर्भाधान, प्रारंभिक वर्ष। एक बार भले ही तुमने ये सेट पेपर लगा लिया हो पहले, पर इसको फिर से लगाना, चीज़ें ऐसी याद हो जाती हैं, पुनर्वलन मिल जाता है, रेनफोर्समेंट मिल जाता है, इससे हमेशा याद रहती है। तो वंशानुगत हमने हमेशा पढ़ा है, वो गर्भाधान के समय से ही आपके अंदर आ जाते हैं। देखिएगा, तो वंशानुगत कारक क्या होते हैं? बच्चे के जन्म के से अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। माता और पिता के जो गुण होते हैं, और उनके भी माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान निम्न है। शिक्षार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित होते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित होते हैं, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रेषित या व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से केवल प्राप्त किए जाते हैं। रचनावाद यह मानता है। इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित होते हैं। शिक्षार्थी के क्या होते हैं? ये पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित होते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा खालिस्तान नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक। बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्च पारंपरिक। क्या होगा? पश्च पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। आप छात्रों के औसत अंकों की गणना कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिक माध्यम से, प्रसरण माध्यम से, मानक विचलन से, या फिर अंकगणित औसत से? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जो अंकगणित औसत निकलेगा, जैसे सभी को जोड़ा और उतने ही लोगों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो एवरेज कहलाता, तो अंकगणित औसत से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। उस आयाम को पहचानने को जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक मान्यताएं और पुष्टि योग्यताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भौगोलिक स्थिति। क्या होगी? भौगोलिक स्थिति हमारी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, कार्यपत्रक और नोट्स व्यवस्थित करना या भाग्य पर विश्वास करना। इसका राइट आंसर अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम निम्न का एक परिणाम है: व्यवहार और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया, रचना और संयोजन आवास, बाहरी और आंतरिक सुदृढ़ीकरण और कार्रवाई व पुरस्कार दंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संरचनाओं और संयोजन और आवास। संरचनाओं और संयोजन और आवास इज राइट आंसर है। और चलते हैं, लास्ट क्वेश्चंस आने ही वाले हैं बस। क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र का प्रदर्शन को मापता है? सामान्य संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन, नैदानिक आकलन या फिर उपलब्धि का आकलन। इसका राइट आंसर होगा मानदंड संदर्भित आकलन। क्या होगा? मानदंड संदर्भित आकलन इज राइट आंसर है। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के चरण में इस कार्य को निहितार्थ से अधिक लाभान्वित होगा: संवेदी मोटर अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये होगा इसका राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पूरे के पूरे जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं लिखी हुई हैं। पूर्व लिखी हुई है, मूर्त, अमूर्त और संवेदी। ठीक है, तो मित्रों वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो ऐसा ही चाहते हैं तो रोज़ 11 बजे हमारी तरुण जी की क्लास, ये जो लिंक, ये नाम लिखा हुआ तरुण जी की क्लास, इस चैनल पे रोज़ाना 11 बजे हमारी बाल विकास की लाइव क्लास होती है, जिसमें अभी ओल्ड पेपर का सेशन चल रहा है। तो हमारे वीडियो को लाइव शेयर करें जिससे माता रानी कृपा आपसे आ जाए। और साथ ही डायरेक्टली मुझे ऐड होने के लिए मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे ऐड हो सकते हैं। और हमारी लाइव क्लास फेसबुक पर भी चलती हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसे ही बने रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।